अपेंडिक्स है, इसके अंदर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा, सॉरी, आपकी बात क्या करेगी? ये हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद उसे हमने कॉल करा। फंक्शन जब हम बना रहे हैं तो उसको कहाँ रख रहे हैं? कहाँ रख रहे हैं? वेरिएबल में। बोर्ड को रीड करें। ये हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन कहाँ रख दिया? वेरिएबल में। और वेरिएबल के साथ हमने क्या काम करा? उसके साथ हमने ब्रैकेट लगा के उसको दे दिया, उसका अपना नाम दिया। इसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर? ये कौन सा एक्सप्रेशन? फंक्शन, मुझे एग्जैक्टली ये नाम नहीं मालूम कि इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते नहीं कहते, लेकिन इसको एनोनिमस फंक्शन जरूर कहते हैं। बनने से पहले तो किसी भी चीज़ को हम कॉल नहीं करवा सकते, लेकिन ये एनोनिमस फंक्शन होता है कि जिस जगह बनता है उसी जगह खत्म भी हो जाता है। नॉर्मल फंक्शन को तो हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन तो नेम के साथ डिफाइन हो जाता है ना। यहाँ पर तो हमने इन लाइन करा, फटाफट बनाया, खत्म कर दिया था उसे। देखिए, हम कहीं और तो कॉल कर रहे हैं ना, इसको नेक्स्ट लाइन में तो कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसका जो हमने बनाने का तरीका रखा है वो लैम्डा की वजह से उसका सिंटेक्स बहुत छोटा हो गया। वरना वहाँ पर डेफ का कीवर्ड लगाओ, वेरिएबल नेम दो। यहाँ पर तो वेरिएबल नेम भी नहीं है ना इसका, लैम्डा का तो खुद वेरिएबल नेम नहीं है ना। इसको तो हम किसी जगह इन लाइन भी डिफाइन करके चला के खत्म कर सकते हैं ना। ये हमने इसको वेरिएबल के अंदर रख लिया है समझाने के लिए आपको, इस तरह कॉल करेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट ये लैम्डा भी तो प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं कि जहाँ लिखा वहीं खत्म हुई है। हाँ, फिर वो हमारा मकसद ही ये होगा ना कि हमको स्टोर भी तो नहीं करना ना। जहाँ पर हमारे पास मेमोरी केबीज के अंदर है तो वहाँ इस तरह की चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर हमने ये बनाई है यहाँ पर कि ये देखें, एक हमारे पास डिक्शनरी का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसमें हम सॉर्ट का एक मेथड कॉल कर रहे हैं। और देखिए, सॉर्ट के मेथड में की क्या पास कर रहे हैं। उसी वक्त हमने एक फंक्शन बना के काम करा और फंक्शन खत्म हो गया। इसकी एग्जांपल ये समझ में आई? ये सिर्फ जहन में आपको रखनी है, इस्तेमाल कम ही होगी, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो आएगी, है ना। तो हमें चीज़ें पता जरूर होनी चाहिए। इसकी फंक्शनलिटी यहाँ से क्लियर हो गई आपको कि कैसे हमने एक इनलाइन फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन बनाया और बनाते ही वो ख़त्म भी हो गया, उसने अपना काम करा और ख़त्म भी हो गया। अब कोई रेफरेंस हमारे पास इसका नहीं बचा। बात क्लियर? इसको हम चला के भी जरा देख लेते हैं, इसने अपना काम भी कर दिया चला के। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक तो हम फंक्शन पे हैं, हमें कितना कुछ काम करना था और 8:30 हो गए। अब आगे इसको मैंने पहले आपको बताया कि ग्लोबल होता है, लोकल होता है, ब्लॉक। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये टोटल जो है ये ग्लोबल है, ये टोटल क्या है हमारे पास? लोकल है। यहाँ पर जो काम होगा वो ग्लोबल में नज़र नहीं आएगा। तो ग्लोबल हमने क्या करा था? 0 रखा था। जो हमारे पास लोकल था, लोकल के अंदर हमने वैल्यू दी 10 और 20 प्लस करने के लिए, तो वो 30 हो जाएगा लोकल वाला। और ग्लोबल क्या होगा? 0 ही रहेगा। आखिर में जब हमने टोटल कॉल करा ग्लोबल वाला तो वो 0 ही रहा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेटरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डबल स्टैटिक। अब हमने सिंगल स्टैटिक देखा था और अब हम डबल स्टैटिक देख रहे हैं। देखिए, डबल स्टैटिक में सिर्फ ये होता है कि हम फंक्शन के अंदर, हाँ, डिक्शनरी इसको दे देते हैं की वैल्यूज़ के साथ। ये हमने फंक्शन डिफाइन करा और फंक्शन की सिग्नेचर में हमने क्या लिख दिया? डबल स्टैटिक और वेरिएबल नेम। इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर की वैल्यू की फॉर्म में अनलिमिटेड पैरामीटर्स देगा। ये भी अनपैक होगा, लेकिन ये की वैल्यू की फॉर्म में, की वैल्यू की फॉर्म में।
कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम आर्बिट्रेटरी कीज दे सकते हैं। ये पैरामीटर हमने डिफाइन ही नहीं करे फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। अपने मर्जी के हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो नाम जो होने चाहिए तरीके के नाम होने चाहिए ताकि समझ में आए। जैसा यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा, फिर हम क्या कर रहे हैं जब दूसरी दफ़ा हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोर्स डे टाइम सब लिख दिया हमने। उसके आगे भी फिर हम और भी लिखते चले जा रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर? ये इसके प्रिंट आउट आ गया पूरा का पूरा हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, यहाँ इन दो जगह हम क्या काम कर रहे हैं, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर ही पैरामीटर्स भी लिखते चले जा रहे हैं। तीसरी लाइन में हम क्या काम कर रहे हैं? नहीं, तीसरी लाइन ये क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम डिक्शनरी अनपैक कर रहे थे ना, पहले लिस्ट को अनपैक कर रहे थे ना, वहाँ हम क्या लगा रहे थे? सिंगल स्टेरिक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डबल स्टेरिक लगा रहे हैं। तो कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या याद रखना है? डबल आएगा। जब वहाँ पर टपल हम काम कर रहे होंगे, टपल या लिस्ट ले रहे होंगे तो क्या करेंगे? तो सिंगल हम लगाएंगे। आगे बढ़े। अच्छा, जेनरेटर फंक्शन हम देख लेते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जेनरेटर फंक्शन होता क्या। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते तो फंक्शन पूरा चल पड़ता है, पूरा चल जाता है। अगर उसमें 1 मिलियन का फॉर लूप हो तो जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या 1 मिलियन तक वो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको दे देगा रिटर्न? ये काम करेगा ना। अगर मैंने एक फंक्शन कॉल करा, उसके अंदर 1 मिलियन तक की वैल्यूज थी और फॉर लूप था उसमें, तो जब भी मैं कॉल करूंगा तो हर बार क्या होगा? तो डेटा एनालिसिस के अंदर तो फिर इसी तरह ही होता है। लेकर आई थी मेरे कपड़ों को मैं छोड़ा करने वाला मेरा पास तो कहाँ से? देखिए, यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन करा और हमने 3 मरतबा यील्ड की वैल्यू रख दी। हर बार जब हम कॉल करेंगे ना तो वो पहला वाला यील्ड चलेगा, दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे तो दूसरा वाला यील्ड चलेगा, फिर तीसरा वाला चलेगा। सही है? हाँ, रिटर्न की तरह काम करना। तो रिटर्न में तो पूरा का पूरा मेथड एग्जीक्यूट होता है ना। ये रिटर्न की तरह काम नहीं कर रहा, ये अपने आप को पॉज करता है। हर कॉल पे एक स्टेप लेगा और पॉज करेगा, एक स्टेप लेगा पॉज करेगा। सही है? अपने आप को ये पॉज कर रहा है। अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये सिंपल जेनरेटर को जब हम कॉल करेंगे तो क्या करता है, ये 1 बाय 1 वैल्यूज हमें देगा। जैसे ये फॉर के लूप में हमने लिख लिया ऐसे, और पहले हमने क्या करा, इसको हमने प्रिंट कराया, इसकी टाइप ले ली। अच्छा, अब हम इसमें से एरर प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमारे पास 3 यील्ड की वैल्यू है 1 2 3, इसमें यील्ड नंबर 4 नहीं है। अच्छा, ये जी मैं है, हम क्या करते हैं, हम यील्ड का कीवर्ड यूज करते हैं। ये किसका सवाल था? आपका सवाल था ना यार। यील्ड का जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो क्या काम करता है? मेथड की एग्जीक्यूशन को हर स्टेप के बाद पॉज करता है। एक वक्त में आपको एक चीज़ देगा। जैसा हम इसकी एग्जांपल हो सकती है कि कोई हम आईडी जनरेट करवा रहे हैं,
तो जब भी हम कॉल करेंगे तो हमारे आईडी बैंक के अंदर से एक आईडी हमें निकाल के दे देगा। सही है, हम पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाते चले जा रहे हैं और हर पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक जनरेटर फंक्शन लगाएंगे और वो हर पर्सन के ऑब्जेक्ट के अंदर एक दफ़ा कॉल हो जाएगी तो एक आईडी हमें मिल जाएगी। इसका यूज कैसे ये हो सकता है, इसको हम चलाएंगे किस तरीके से, इसको हम चलाएंगे नेक्स्ट के जरिए से। अब हम आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है कि फॉर के लूप में हमने क्या काम करा, इसकी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। ठीक है, जनरेटर की वैल्यूज हमने क्या करी, ये जनरेटर की कीवर्ड्स जनरेटर के वेरिएबल से हमने क्या काम करा, वैल्यूज के अंदर हमने एक एक वैल्यूज कॉल करवाई और प्रिंट करवा के चले गए। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम? अच्छा सही है। फॉर के लूप में हमने क्या दिया, एक वेरिएबल दिया जैन का। ये जैन का वेरिएबल क्या था, जनरेटर का रेफरेंस था हमारे पास, और उसको क्या करा, उसको वैल्यूज इन जनरेटर करवा दिया फॉर के लूप में। तो वो एक एक दफ़ा वैल्यूज को ला के हमें दे रहा था और 3 दफ़ा चलने के बाद फॉर का लूप बंद हो गया, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई क्योंकि उसमें 3 दफ़ा ही वैल्यू थी। अब हम जब मैनुअली इसे कॉल करेंगे तो हम नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे, और जब हम नेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे जनरेटर फंक्शन लेंगे तो ये क्या कहेगा हमारे पास कि इसके पास इससे ज़्यादा की एग्जीक्यूशन की लिमिट ही नहीं है। बात क्लियर? वो कॉल करा, फिर 10 मिनट के बाद कॉल करा, फिर कभी भी नहीं कॉल करा, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप जितनी दफ़ा कॉल करेंगे तो वो आपको एक वैल्यू देगा। सही है उसका। हाँ, क्या रिपीटेशन डालता है ना। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास अगर कोई एक मेथड है, फर्स्ट कर लेना, वो करके देखें लीड में आप फंक्शन डाल के देख लें, फंक्शन भी कॉल लगा दें वहाँ जैसा हमने। हाँ चल सकता है, ये हमारे सिया साहब कह रहे चल सकता है। इसकी एक एग्जांपल बना के ग्रुप पे डाल दीजिएगा। सही है, इसकी एक सही से एग्जांपल बना लें कि यील्ड में हमने फंक्शन अलग अलग कॉल करें, हर यील्ड के अंदर अलग फंक्शन कॉल करा और फिर उसे हम कॉल कर रहे हैं। अरे ही यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यील्ड का काम यही है कि ये पॉज करता है, क्योंकि हमने जब ये यील्ड का कीवर्ड लगाया तो इसका काम ही यही है कि ये हर इसके बाद एग्जीक्यूशन को पॉज कर देगा। क्या? हाँ, वो सिया साहब कह रहे हैं लग जाएगा, वो एग्जांपल बना के देंगे ग्रुप पे तो हम इसको पोस्ट कर लेंगे सबके लिए। वाइल को हमने रखा ट्रू और यील्ड नम का वेरिएबल दे दिया। सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, उसके बाद वो नम प्लस बंद कर देगा। अब जब नेक्स्ट टाइम मांगेंगे तो वो बंद देगा। अगर हम रेंज 50 कर देंगे तो ये 50 टाइम्स देगा हमें वैल्यूज और 50 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हर बार अपनी स्टेट को वो याद रखेगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये अपनी स्टेट को याद रखता है, यानी प्रीवियस एग्जीक्यूशन जो इसकी हुई थी उस स्टेट को याद रखता है कि उस स्टेट में इसने क्या वैल्यू दी। इसको हम चला के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। हाँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 5 टाइम चला रहे। तो यहाँ पे बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम? हाँ स्टेट को, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये वाली। इसके बाद जब हम मैनुअल कॉल करेंगे तो ये 5 देगा। इसके बाद अगर हम मैनुअल कॉल कर लेंगे ना, जैसा हमने ये नेक्स्ट में कॉल करा था, यहाँ पर ये जो हमने नेक्स्ट कॉल करा था, अब ये 5 दे देगा। फिर एक और दफ़ा कॉल करेंगे तो ये 6 देगा, एक और दफ़ा कॉल करेंगे तो 7 देगा। फिर इसको हम किसी लूप पे और कॉल करा देंगे तो वो 7 के बाद से स्टार्ट करेगा 8, 9, 10, जितनी मरतबा हम लूप को कराएंगे। सिर्फ हाँ, आपकी प्रीवियस स्टेट को वो याद रखता है और एक दफ़ा चल के आपको दे देता है। यहाँ हाँ, हर कॉल के बाद अपने आप को पॉज कर लेगा। सही है, जैसे ये हमारे पास इन्फानाइट लूप था, यहाँ पर तो वाइल ट्रू दिया था ना हमने,
जब भी हम ये कॉल कर रहे हैं ये मेथड, तो हमें क्या आना चाहिए था? इन्फिनाइट लूप चलता रहना चाहिए था, हमारा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाना चाहिए था। लेकिन हील्ड की वजह से क्या हुआ कि वो प्रोग्राम हमारा क्रैश नहीं हुआ। यहाँ पर ये क्रैश हो जाएगा। ये जो हमने लिखा है ना, यहाँ पर हील्ड का कीवर्ड लिखा है हमने? नहीं लिखा। ये वाला क्या है? इन्फिनाइट लूप। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। नहीं, हम रिटर्न वाली बात नहीं कर रहे ना। हम रिटर्न कब करेंगे? मैं वही तो समझा रहा हूँ कि अगर हम रिटर्न करते हैं, हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास फॉर का लूप है या वाइल का लूप है और ये 1 मिलियन टाइम चल रहा है। इसमें कोई 1 मिलियन वैल्यूज पड़ी हुई है। सही है, ये 1 मिलियन हो गया। तो जब भी मैं ये कॉल करूंगा फंक्शन, तो ये हर बार 1 मिलियन टाइम चलेगा अगर हील्ड का कीवर्ड नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर हील्ड का कीवर्ड लगा हुआ है तो ये सिर्फ एक स्टेप लेगा और मुझे वैल्यू देगा और पॉज कर देगा। जो आप बात कर रही है ना रिटर्न वाला, वो रिटर्न वाला उस केस में होगा जब ये 1 मिलियन टाइम चलेगा फिर रिटर्न करेगा। वो इकट्ठा एक साथ पूरा चलता है। हील्ड में क्या करता है? एक स्टेप लेके पॉज कर लेगा। हाँ, ये चंक में डेटा है। जितनी मतलब आप कॉल करेंगे वो हर स्टेप का एक वैल्यू हमें देता है। ठीक है? हाँ, रेंज में तो हमने रेंज दी थी ना। रेंज में तो हमने रेंज दी थी ना। यहाँ पर 5 के आगे तो रेंज में नहीं चलेगा, 6 नहीं आएगा। अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो ये 50 टाइम्स चलना पड़ेगा। ये जी आगे जनरेटर एक्सप्रेशन। ये जनरेटर एक्सप्रेशन है हमारे पास कि राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके। ये किससे सिमिलर है? तो याद आ रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल। आगे चले फिर रिकर्सिव फंक्शन। वेरी गुड। रिकर्जन क्या होती है? रिकर्जन पढ़ी टाइप स्क्रिप्ट के अंदर? अपने आप को कॉल करता है। अपने आप को कॉल करता है और कब तक करता है? हाँ, किसी केस के मीट होने तक, बेस केस के मीट होने तक। अगर बेस केस हमारे पास ना हो तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर वो प्रोग्राम ही क्रैश हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास बेस केस क्या है? इफ n इक्वल्स टू 0। ये हमने फैक्टोरियल बनाया। फैक्टोरियल में हमने 5 को पास करा तो 5 का फैक्टोरियल 120 हमें मिलेगा। यहाँ पे बात क्लियर है? रिकर्जन समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट तो पता है ना कि रिकर्जन का मतलब होता है एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है, लेकिन उसके पास कोई एक बेस केस होती है, उस तक वो कॉल करता है, उसके बाद अपने आप को वो स्टॉप करता है। अगर हमारे पास बेस केस नहीं होगी तो क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा और प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। बात क्लियर? ये फैक्टोरियल किस तरह काम कर रहा है ये मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दी है यहाँ पर। जिसको फैक्टोरियल ना आता हो वो यहाँ से देख लीजिए। अच्छा, यही चीज़ फिबोनाची सीक्वेंस के अंदर है। एग्जांपल है सिर्फ ये, इसको एग्जांपल को चला के देख लेना। सही है? ठीक है, ये रिकर्जन की एग्जांपल है, इसको चला के देख लेना कुछ। आगे चले। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। रिकर्जन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि फिर हमारा ही कोड समझ में नहीं आएगा हमें। तो जहाँ पर सिंपल रखना होता है और कहीं 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा रिकर्जन होनी है वहाँ हम काम कर लेते हैं। लेकिन जहाँ 10-15 मरतबा होनी है या 50 दफ़ा होनी है तो वहाँ हम रिकर्जन नहीं करेंगे क्योंकि कोड हमसे भी नहीं पढ़ा जाएगा। मशीन तो चला लेगी। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप किससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसमें ज़्यादा एफिशिएंट हमारा कोड बने। तो हमारे पास एक टूल रिकर्जन का है और ये रिकर्जन जो है काफ़ी पुरानी है, जावा में भी थी ये। ऑब्जेक्ट बनाने में और उसका डिलीट करने में, जैसा हमने एक पढ़ा था, हमने वेरिएबल डिलीट करके देखा था डेल का कीवर्ड में यहाँ। तो हमारे पास उसका एक डंडर है, डिलीट के वक्त क्या काम करना है। क्योंकि तो हो सकता है कि कोई भी चीज़ डिलीट करने से पहले आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो कि यार मुझे ये ईमेल कर देना अगर ये ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा है। बात क्लियर? कोई भी काम हो सकता है।
तो वो काम आप कहाँ करेंगे? उन फंक्शंस के अंदर करेंगे जो आपका फ्रेमवर्क कॉल करके देगा। बात क्लियर? अच्छा, ये फैक्टोरियल की काफ़ी सारी एग्जांपल आ रही, 3 एग्जांपल होंगे यहाँ पर। मल्टी टाइप रिटर्न, एक हमारे पास रिटर्न टाइप हो सकती है मल्टी टाइप। हमने पैरामीटर्स तो पढ़ लिए ना, ये पैरामीटर्स किस तरीके से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। एक हमारे पास देख ले, रिटर्न टाइप भी हमारे पास मल्टीपल किस्म की रिटर्न टाइप हो सकती है। इंट हो सकता है, उसमें लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है। बात क्लियर? अच्छा, ये टपल जो लिखा हुआ है ना, टी कैपिटल, ये आपने पहली दफा देखा है, ये टाइपिंग में से लिया है, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दें। सिर्फ ये ध्यान में रखें कि फंक्शन जो है मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकता है। उसकी एग्जांपल ये कि हमने क्या करा, रिटर्न सम ऑफ ए बी, सम ऑफ ए बी ये लिखा हुआ है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट, उसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये 3 आ गए हमारे पास अलग अलग किस्म के वैल्यूज, और ये हम क्या करवा रहे हैं? रिटर्न करवा रहे हैं। जी जी, जोर से बोले। टपल पे जा रही है, ये टपल बन के जा रही है। हाँ, जब हमको आगे मिलेगी तो वो टपल में मिलेगी, लेकिन इस वक्त जो हमने इस्तेमाल करा है वो टपल इस्तेमाल करा है टाइपिंग का, एक मॉड्यूल है टाइपिंग का, लेकिन अभी आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ये जब हम आगे ही क्लास पढ़ेंगे, आगे के लेसन पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए, और इसकी एक सिंपल एग्जांपल भी बन सकती है कि हम टाइपिंग का टपल ना इस्तेमाल करें। हम फंक्शन जो डिफाइन करते हैं उसमें हम किस तरीके से वेरिएबल्स और किस टाइप के वेरिएबल्स का क्या ऑर्डर होगा वो किस तरह लिखेंगे, ये इसकी एक एग्जांपल है, बल्कि एक इमेज है। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास? पोजिशनल ओनली आर्ग्यूमेंट, सही है। उसके बाद क्या आएगा? रेगुलर। अब तक हम क्या काम करते हुए आए थे? हम रेगुलर बनाते हुए आए थे। हम पैरामीटर ए पैरामीटर बी लिखते थे, उसमें वैल्यू देते थे, अंदर प्लस करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अब हम सीख रहे हैं कि ये जो हमारे पास रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स थे ये कब आएंगे? पोजिशनल के बाद आएंगे। सबसे पहले वाले कौन से आर्ग्यूमेंट आएंगे? स्लैश वाले। इसको आप स्लैश से समझिए कि जहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिए हों और उसके बाद जब स्लैश हो तो स्लैश से पहले जितने भी हमारे पास आर्ग्यूमेंट है वो क्या कहलाएंगे? पोजिशनल ओनली। उसके बाद रेगुलर, उसके बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, जिसकी आप वैल्यू दे देते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन में ही आप डिफॉल्ट दे देते हैं कि अगर ये प्रोवाइड करे यूजर तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट ये वाली ले। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं? सिंगल स्टैटिक वाले आर्बिट्रेटरी पोजीशनर। ये क्या लेते हैं कि टपल लेते हैं, लिस्ट लेते हैं, ये अनपैक होते हैं। जी हाँ, जितने चाहे हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सिर्फ नाम के जरिए ही कॉल किए जाएंगे और उनकी वैल्यू डिफाइन करी जाएगी, यानी a = 1, b = 2, इस तरह। और डबल स्टैटिक के साथ क्या होगा? आर्बिट्रेटरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। बच्चे का नाम उमर है, बाप का नाम भी उमर है, दादा का नाम भी उमर है, परदादा का नाम भी उमर है। अब हम जब उमर कॉल करेंगे तो कौन सा उमर आएगा? सही, इसको हम कहेंगे प्रेसिडेंस रूल। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन ये एग्जांपल बताने के लिए। हाँ, करा कि मैंने मैथ का मॉड्यूल इंपोर्ट करा स्टैटिक के साथ। अब जब मैं इसे कॉल कर रहा हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं सिर्फ पाई को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये मैथ मॉड्यूल का पाई प्रिंट हो रहा है। ये मैंने लिखा है, यहाँ पर ये कॉल नहीं लग रही है, देख रहे हैं आप, ये स्ट्रिंग है, कॉल तो इस जगह पर है, और ये सिर्फ पाई लिखा हुआ है, ये मैथ का भी पाई नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसकी प्रेसिडेंस आपको बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कॉल हो रही है। तो इंपोर्ट करने के फ़ौरन बाद जो मैंने कॉल करी पाई, तो ये मैथ की पाई कॉल हो रही है। फिर मैंने एक और पाई डिफाइन करी अपनी,
पाई इक्वल्स टू 1। अब जब मैं ग्लोबल लेवल पे से कॉल कर रहा हूँ तो कौन सी कॉल होगी, मैथ वाली या ग्लोबल? ग्लोबल वाली होगी। फिर मैंने एक और पाई डिफाइन करी क्लास लेवल के ऊपर, और क्लास लेवल के ऊपर जब मैं कॉल करूंगा तो कौन सी होगी, क्लास लेवल वाली होगी। और फंक्शन के अंदर मैंने एक डिफाइन करी पाई, और फंक्शन के अंदर रहते हुए मैंने जब इसे कॉल करी तो फंक्शन वाली आ रही है। अब मैंने एक इनर फंक्शन बना लिया, इनर फंक्शन के अंदर भी मैंने एक पाई लिखी, पाई की वैल्यू 4, और इनर फंक्शन में जब मैं कॉल करूंगा तो वो इनर फंक्शन वाली कॉल होगी। इसको कहते हैं प्रेसिडेंस रूल, कि जब सिमिलर नेम हो जाए एक मॉड्यूल के अंदर तो कौन सी चीज़ कॉल होगी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है और ना आप ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये तो कोड ही नहीं समझ में आता कि क्या लिखा है। लेकिन हमें प्रेसिडेंस रूल समझने हैं, तो उस रूल को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी है। अब इसको हम प्रिंट करा के देखते हैं। पहले क्या पाई की वैल्यू कॉल हुई, मैथ वाली, फिर उसके बाद ग्लोबल, मैथ क्लास, माय फंक्शन और इनर फंक्शन। समझ में आ रहा है सबकी? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ग्लोबल है और नॉन लोकल। ये ग्लोबल को कॉल करने के लिए हम ग्लोबल का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और जो लोकल होगा उसको क्या करेंगे, हम नॉन लोकल से कॉल करेंगे। इसको चला के देख लेंगे आप लोग, आगे बढ़े। ये आखिरी एग्जाम्पल, हमारे सियार साहब को तो नींद आ रही है। हाँ, से बाहर नहीं जाएगा।